आप यहाँ पर फी हाइक के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की सरकार ने 1990s में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाए थे, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करने की शुरुआत हुई थी। आप इस पर क्या बोलेंगे? साथियों, जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन लाया गया तब वो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने इस देश में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, इस देश में आईआईटीज़ खोले हैं, इस देश में आईआईएम्स खोले हैं, इस देश में एम्स खोले हैं, इस देश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले हैं, इस देश में नवोदय विद्यालय खोले हैं, इस देश में महात्मा गांधी मॉडल विद्यालय खोले हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ इस बात की चीख चीख के गवाही देती है कि कांग्रेस हमेशा से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करने का प्रयास करती है। साथियों, You talked in solidarity with Sharjeel Imam and Umar Khalid, but the draconian law of UAPA under which they are arrested for more than 5 years were introduced by your Congress government. What do you have to say on this? साथी, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन एक बार और दे देता हूं कि जब कांग्रेस यूपीए लेके आई थी, उसके साथ तमाम लॉज लेके आई थी। यूपीए को नेशनल सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, लेकिन बाकी लॉज को रिपील कर दिया गया था। लेकिन साथी शर्जील के लिए हमने जब इस कैंपस में मार्च निकाला था, एनएसयूआई इस कैंपस का पहला संगठन था जिसने शर्जील के लिए इस कैंपस में मार्च निकाला था। लेकिन ये लेफ्ट के लोग उस मार्च में शामिल नहीं हुए, उसको डिरेल करने की कोशिश की। जब उस मार्च में ये दबे पांव आते हैं तो इस कैंपस के स्टूडेंट्स इन्हें यहां से बाहर खदेड़ते हैं, इस कैंपस के स्टूडेंट इन्हें यहां से बाहर खदेड़ते हैं। एचसीयू में फॉरेस्ट लैंड काटा गया, वहां आपकी कांग्रेस सरकार है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? साथी, एचसीयू पर हमारे पिछले जेएनयू इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने भी उसको कंडेम किया था। मैं इस बार इस मंच से फिर कंडेम करता हूं। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एनएसयूआई यूनिट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और एनएसयूआई जेएनयू ने इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी निकाला है। अरे मैं तो अमृता देवी का वंशज हूं, जिसका कहना था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, जिसका मतलब है कि अगर आप एक सिर देके अगर एक सूखे पेड़ को बचा सकते हैं तो भी सस्ता सौदा है। साथी, तो भी सस्ता सौदा है। You talked about such a committee report in your speech. Such a committee report was presented in your government, but it was never implemented. Please clarify your position regarding this. साथी, पहली बात तो मैंने सच्चर कमेटी की अपने स्पीच में जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी लगती है। सच्चर कमेटी में मानव पोस्ट मेट्रिकुलेशन फेलोशिप, ये तमाम चीज़ें इस देश में इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन इस देश की सांप्रदायिक सरकार ने, मनवादी सरकार ने मानव को बंद कर दिया और यहाँ पे बैठे ये दोनों गुट उसका कुछ नहीं कर सके। और इनको देख के मुझे अदम गोंडवी की कुछ लाइन याद आती है, ये दाढ़ियाँ तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, कबीले वालों के दिल जीतिए सरदार, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। You talk about workers' peasants' right, but it was Jawaharlal Nehru who ordered Indian Army to suppress Telangana peasant revolt and were responsible for the murders of thousands of poor landless agriculture laborers. What do you want to say about this? मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जवाहरलाल नेहरू ने लैंड्स ऑफ पिलर्स की बात की थी, जिसके रहते हुए ओबीसी कम्युनिटीज को लैंड राइट्स मिले थे। यूपी में योगी सरकार ने ठेले वालों पर अपना नाम लिखने को कहा। सेम वर्क आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में किया, इस पर आपका क्या स्टैंड है? साथी, अगर ऐसा काम किसी भी स्टेट की कोई भी सरकार करती है तो मैं उसको इस मंच से कंडेम करता हूं, अगर इसका ऐसा काम हमारी सरकार ने किया हो तो। Now I invite Vikas Patel to answer the questions. बंद करो। Your time starts now. जीएस केस के डिसोल्यूशन पर आपकी क्या राय है, और यदि जीएस केस को वापस लाया जाता है तो आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? देखिए, जब 1996 में जब जेएनयू में हम 3 सीट जीत के आते हैं तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से इस कैंपस में जीएस कैस आता है, विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैस आता है,
जीएस कैश आता है और उस जीएस कैश में जो पहले जो जीत के आते हैं सुमित सिंह, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के होते हैं और वो जीएस कैश फंक्शनल रहता है। लेकिन वामपंथियों ने उस इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल टूल के लिए किया है। आप लोगों ने देखा होगा 2015 में जब आयशा की एक कैडर जीएस कैश पे चुन के आती है तो वहाँ 3 साल तक चुनाव नहीं होने देती है और वहाँ अपने कैडर को बचाने का काम करती है। आप देखेंगे इस कैंपस का जो छात्र हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही उम्मीद करती है कि उस कैंपस में जीएस कैश को लेके आएंगे, क्योंकि आयशा के लोग तो हर साल एक नया रेपिस्ट देने का काम करते हैं। आप देखेंगे इन्होंने इस कैंपस में अनमोल रतन दिया है, इस कैंपस को केशव दिया है, पसंदा राज दिया है, इस कैंपस को पिपिंग पीयूष दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है कि इन्होंने जीएस कैश को सिर्फ अपने एजेंडे के लिए काम किया है। आईसी इलेक्शन में भी इन्होंने यही धांधली करने का काम किया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर चुन के आएगी तो इस कैंपस में जीएस कैश को भी लेके आएगी और उस पर काम भी करेगी और ये भी इंश्योर करेगी कि जीएस कैश पॉलिटिकल टूल की तरह यूज ना हो। आयुर्वेद बायोलॉजी कोर्स में नो डेडिकेटेड फैकल्टी, नो क्लासरूम, नो रीडिंग रूम, इस पर आपकी क्या राय है? इस कैंपस में जब नॉन सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट आए हैं, इन वामपंथी संगठनों ने उसका विरोध किया है। इस कैंपस में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जब आया, इस कैंपस में जब नेशनल सिक्योरिटी का स्कूल आया, इस कैंपस में जब आयुर्वेदा आया, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही वो संगठन था जो उसके लिए स्टैंड लिया था, उसके लिए संघर्ष किया था, उसकी बिल्डिंग के लिए बात किया था। आप देखेंगे आयुर्वेदा का जो कोर्स था रिकॉग्नाइज नहीं था, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही प्रयास था, वो संघर्ष था जिसकी वजह से उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको यूजीसी नेट में शामिल किया जाता है और उसी की वजह से आज जो उनका एमएससी का बैच पास आउट होता है तो उन छात्रों को यहाँ के पीएचडी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। यही नहीं, इस कैंपस में जिस तरीके से लगातार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का इशू बना हुआ है, इस कैंपस में साइंसेस के इशूज बने हुए हैं, इस कैंपस में स्कूल ऑफ लैंग्वेज के जो इशूज बने हुए हैं, उस सारे इशूज को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस यूनियन में आने के बाद 1 साल के अंदर रिजॉल्व करने का काम करेगी। यही नहीं, जो जेएनयूएसयू की कैपेबिलिटी इस कैंपस में डाउन हुई है, आज छात्रों का विश्वास जेएनयूएसयू से उठ चुका है। वो जानते हैं कि ये जेएनयूएसयू बाहर की बात तो करता है पर कैंपस के मुद्दों की बात नहीं करता। जो छात्रों के एस्पिरेशंस हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल नहीं करता है। हम जब इस जेएनयूएसयू में आएंगे तो स्कूल ऑफ साइंसेस के स्कूलों के जो एलआरआई फंड हैं, जो उनके सीआईएफ के लैब्स हैं, जो एसएल के ऑडिटोरियम की मांग है, जो वहाँ के ऑडियो विजुअल की मांग है, वो सारे को हम फुलफिल करने का काम करेंगे। अगर हम इस कैंपस में आने के बाद 1 साल के अंदर अगर आयुर्वेदा का स्कूल को हम सब शुरू नहीं करवा पाते हैं तो मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं कि मैं अगले साल आप लोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा। आपकी गवर्नमेंट एनईपी लाती है जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ाती है एजुकेशन में, एजुकेशन का बजट कम होता गया है, आप इसे कैसे सही करेंगे? देखिए, 1986 के बाद इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके लेके एक नई शिक्षा नीति आती है और उस शिक्षा नीति के तहत जो बहुभाषी प्रणाली होती है उसको लागू किया जाता है और उसी एनईपी का नतीजा है कि आज देश के सुदूर क्षेत्रों से जो छात्र हैं वो इस कैंपस में आके पढ़ पा रहे हैं। ये वही वामपंथी संगठन है जिन्होंने सीयूटी का विरोध किया था, जो इस कैंपस में मास्टर्स और बीएमए स्टूडेंट आते हैं, उनको बोलते हैं इनको पढ़ना नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, जबकि ये छात्र अपनी मेहनत के बल पे इस कैंपस में आते हैं। उस कैंपस में जिस कैंपस में फैकल्टी जो इनके ओरिएंटेशन से आते हैं उस छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये जो एनईपी है, इस एनईपी में हो सकती है कुछ गलतियां हो, उस गलतियों के खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा, पर पूरी एनईपी को गलत कहना ये बिल्कुल सरासर गलती होगी। एबीवीपी के लोग जेएनयू स्टूडेंट के द्वारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ट्रिपल जीबीएम के दौरान पीटा, वाइस प्रेसिडेंट को कास्टिस गालियां दी, जेनसेक को आईएसआईएस। Speaker, your time is over. नंबर से कहा है। Now I invite Shinde Vijay Lakshmi Venkat Rao to answer the question.
मुझे याद है, ये क्रम में लगा। योर टाइम स्टार्ट्स। सबसे पहले योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले तो बादशाह के प्रेसिडेंशियल JNU कैंडिडेट के की उम्मीद थी infrastructure को कि सुधारने वो का यहाँ आपके पे पास पहुंचे, Audience, please लेकिन settle वो down. यहाँ पे नहीं Audience, पहुंच पाए। please settle इस down. घड़ी में हम उनके साथ हैं दिव्यांग और हम विद्यार्थियों यहाँ का से जिक्र उनको नहीं किया। सोलिडारिटी आपकी नजर में क्या दिव्यांग विद्यार्थी मतदाता नहीं है? पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। टाइम स्टार्ट अगेन, टाइम स्टार्ट अगेन। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। क्वेश्चन। जेएनयू के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आपने अपने बातों में दिव्यांग विद्यार्थियों का जिक्र नहीं किया। आपके नज़र में क्या दिव्यांग विद्यार्थी मतदाता नहीं है? पहली बात तो ये सवाल ब्रेल में आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लिए जायज़ सवाल पूछा गया और मुझे इतना कंसिडरेट समझा गया। 12 मिनट में अपनी बात नहीं रख पाई, लेकिन मैं ये इस ब्लूप्रिंट पे बोलना चाहूँगी कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने तमाम PWD स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको मेंशन किया है। हम इस कैंपस में चार्जिंग पॉइंट्स पूरे रिंग रोड पे और गार्ड पॉइंट्स पे, मेन गेट पे जो है अच्छी तरीके से इंस्टॉल करवाएंगे। इस कैंपस में तमाम तरीके के कन्वेनर्स हैं, लेकिन मैं यूनियन में प्रेसिडेंट बन के आती हूँ तो PWD स्टूडेंट्स के लिए उनका अपना कन्वेनर बनाने की पूरी स्ट्रगल मैं करूँगी। इसी के साथ जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्ट किंग की सुविधा मिले, जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की सुविधा है वो उनको अवेलेबल हो, जो स्टूडेंट्स को रोड एक्सेसिबल नहीं है, जहाँ की रोड आज ख़राब है और वो अपनी क्लासेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, 8 बजे के बाद लिफ्ट बंद हो जाती है, तो मैं इन तमाम इश्यूज़ को आपको इंश्योर करती हूँ कि मैं इन इश्यूज़ पे काम करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपके संगठन ने पिछले साल अनकॉन्स्टिट्यूशनली कन्वीनर बनाया। आप Audience, please settle down. कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे चलाएंगे? पहले तो जो सवाल आया उस सवाल का मैं सम्मान करती हूँ, और जो कन्वेनर चुनने की बात है तो साथी निगम को उनके अलावा 3 लोगों ने वोट दिया था। इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी उनको अप्रूव करती हैं, वो आज भी इस कैंपस की स्टूडेंट है। उन 3 काउंसलर में से 2 काउंसलर आज भी इस कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो हमने किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं किया है, वो मेजॉरिटी से कन्वेनर चुनी गई थी। When wages of workers in this campus were snatched from them, why did you not do any protest? आप कोयना के हर एक वर्कर से पूछिए, आप इस कैंपस के तमाम सैनिटेशन वर्कर से पूछिए, महिला सैनिटेशन से वर्कर से पूछिए कि BA फर्स्ट ईयर की विजया लक्ष्मी से लेके MA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की छात्र हूँ और उनके किस संघर्ष में मैं नहीं हूँ। इसका जवाब आपको वो मेस वर्कर्स देंगे, वो सैनिटेशन वर्कर्स देंगे। मैं सिर्फ इस कैंपस में नहीं, अलीगढ़ के गांव में जाके, खन्नौरी बॉर्डर पे जाके किसानों और वर्कर्स का समर्थन करती हूँ। याद रखिएगा, यूनियन के 2 रिप्रेजेंटेटिव और PSA की तरफ से 4 स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और इस कैंपस का कोई और संगठन वहाँ पे नहीं था। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि कहीं भी प्रोटेस्ट होता है संघर्ष के लिए तो हमारी तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे जाते हैं, हमारा पूरा संगठन वहाँ जाता है। और हम यूनियन में आएंगे तो हम ये इलेक्शन की जो भीड़ है उस भीड़ पे नहीं, प्रोटेस्ट की मोबिलाइजेशन और वर्कर्स के वेजेस के लिए काम करेंगे, करते आए हैं और करने का अश्योरेंस दोबारा से देते हैं। आपके लिए जेएनयू की समस्याएं, बदहाल व्यवस्था पर बात करना जरूरी है या RSS BJP को गाली देना या उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है? RSS BJP की वजह से आज ये कैंपस का हाल है, जो शटडाउन जेएनयू का कैंपेन चलाता है। आज उनके खाकी पैंट पहनने वाले लोग इस कैंपस में रिक्रूट हो चुके हैं। आज यहाँ की जो स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें करप्शन हुआ, उसके खिलाफ किसी ने नहीं बोला। ये जेएनयू का मुद्दा है। आज SOE के स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट नहीं है, उनका बिल्डिंग नहीं है, MBA के स्टूडेंट्स के पास अपने स्पेसेस नहीं है, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। इस कैंपस में SL स्टूडेंट्स के पास एक रीडिंग रूम है, उस रीडिंग रूम के आगे की लड़ाई, 2 रीडिंग रूम की लड़ाई मैं लड़ूंगी। आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन और बाकी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन को हिस्टोरिकली बॉयकॉट करने का स्टैंड चुनावी अपॉर्चुनिज्म में कब बदल गया?
साथ ही मैंने पहले भी जवाब दिया है कि ट्रेड यूनियन और जेएनयू के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन सीट फॉर स्ट्रगल है, नॉट सीट फॉर पावर है, और मजबूती से आप अपने सीट फॉर स्ट्रगल का चुनाव कीजिए, मजबूरी में नहीं, मजबूती से डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनिए। भारत की जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे आपकी माओवादी मार्क्सवादी हो, सबके महासचिव हमेशा सवर्ण रहे हैं। ये किस प्रकार का सामाजिक न्याय है? जो भी लोगों के सामंतवादी और ब्राह्मणवादी तरीके से अपने सचिव को चुना है, उनको हम यहाँ से खंडित करते हैं। और 4.5 सालों से मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस में काम करता है। हमारा हिस्ट्री खोल के बताइए कि हमारे ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन के किसी को भी जो है हमने ब्राह्मणवादी ताकतों को कोई भी मौका नहीं दिया है। Now I invite Aditi Mishra to answer her question. Your time starts now. जीएस केस की लड़ाई छोड़ फर्जी थ्योरी देकर आप आईसी का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, और अपनी रिपोर्ट में जब आईसी को बुरा बोलते हैं तो वापस वहां क्यों जा रहे हैं? साथियों, हम प्रैक्टिकल स्ट्रगल करते हैं, ना कि थ्योरी की। इसीलिए हम याद करते हैं जीएस कैश की लड़ाई, जब भवरी देवी, पहले तो सबसे पहले भवरी देवी को सलाम पेश करते हैं कि जिनके संघर्षों से पॉश एक्ट आता है, विशाखा गाइडलाइंस के बाद पॉश एक्ट आता है, और आज हम महिलाओं को, क्वियर लोगों को और लोगों को इन कैंपसेस में, तमाम वर्क प्लेसेस में ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी शिकायतें दर्ज कराकर लड़ सकें सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ। तब अब जब हम बात करते हैं आईसी इलेक्शंस के बारे में, ये बहुत ज़रूरी सवाल है साथी। ये ज़रूरी सवाल इसलिए है कि जब जीएस कैश के एक लंबा आंदोलन रहा है, 1 दशक का आंदोलन रहा है, और उसके बाद 2017 में जब मामी डाला आता है, और 2017 में जब जीएस कैश को रातों रात रद्द किया जाता है अतुल जोरी को बचाने के लिए, तो उसके बाद आईसीसी को हम बॉयकॉट करते हैं। लेकिन ये 2025 है साथियों, ये 2025 है जब हम देखते हैं कि सितंबर के महीने में किस तरीके से उड़ीसा में एक लड़की आत्मदाह कर लेती है क्योंकि उसे आईसीसी में जस्टिस नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है। तो एक पीड़िता के लिए जब स्टूडेंट्स उनके हक की मांग करने के लिए खड़े होते हैं तो पुलिस वहाँ पे लगा दी जाती है और कोई सॉलिडारिटी के लिए वहाँ नहीं जा पाता है। आप मंडसौर की बात करिए, आप पौंडीचेरी की बात करिए, ऐसे समय में हम थियोरी में फंस के रहें साथियों। आप खुद बताइए, हम थियोरी में फंस के रहें, मॉरल हाई ग्राउंड पे रहें कि जीएस कैश की लड़ाई, आई डोंट बिलीव कि जीएस कैश की लड़ाई और आईसीसी में सर्वाइवर्स के साथ खड़े होने की लड़ाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम वहाँ जाते हैं, हम उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम उनके डेपोजिशंस में हेल्प करते हैं, चाहे इस कैंपस की प्रोफेसर हो कंप्लेनेंट, चाहे इस कैंपस के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो, चाहे इस कैंपस के स्टूडेंट्स हो। हम वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हम आईसी में जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है और हम आगे की जीएस कैश की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप ये बात कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उन तमाम जेएनयू के लोग, महिलाएं जो 10 साल तक जीएस कैश की लड़ाई लड़कर वो हक छीन कर आई हैं, आप उनकी तौहीन करते हैं। मुझे नहीं पता कि मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। मूवमेंट से मैं समझती हूँ एक परसिस्टेंट रेजिस्टेंस, और हम लड़ेंगे। अगर साथी, अगर आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम जीएस कैश की लड़ाई लड़ेंगे। वो एक लंबी लड़ाई है और लेफ्ट और आयशा हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। आपके संगठन ने एमसीएम को लेकर क्या किया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जेएनयू है और जेएनयू की लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, जहाँ एमसीएम की बात होती है, जहाँ ये गुंडे भी मजबूर होते हैं एमसीएम की बात करने के लिए। इनको मजबूर, ये यहाँ की पॉलिटिक्स की टोनैलिटी है, यहाँ की जेएनयू की पॉलिटिक्स की खूबसूरती है कि यहाँ पर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन की बात इन बाजारीकरण वाले लोगों को भी करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लेफ्ट लेड यूनियन ही रहती है कि जो
एमसीएम को 1200 से फिर 1500 और 2000 तक लाती है। और कॉमरेड धनंजय ने अपने यूनियन में पहले भूख हड़ताल किया और उसके बाद इंश्योर किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो मानने को तैयार नहीं होती वो माने पहले इस बात को कि एमसीएम कोई खैरात नहीं है, स्टूडेंट्स का अधिकार है, एक्सेसिबल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद कॉमरेड नीतीश के यूनियन में हम देखते हैं कि किस तरीके से जब ये एडमिनिस्ट्रेशन पीठ पीछे रैशनलाइजेशन कमेटी बनाता है उसको पहले मनवाया जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे, और फिर उसको रद्द कराया जाता है, उसको खारिज कराया जाता है। और जेएनयू एसयू को इसके लिए मैं लाल सलाम पेश करती हूँ। The whole year you complained against SFI's manifesto of neo-fascism tendencies. Now you are in alliance. Explain the alliance. साथ ही हम फिर से यही बताना चाहेंगे कि आज भी हम उस स्टैंड पे खड़े हैं कि इस देश में फाशिज्म आ चुका है, इस देश में माइनॉरिटी के साथ हिंसा हो रही है। सिर्फ मुसलमान होने के कारण उनको और कोई गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि वो मुसलमान पैदा होते हैं, वो आज दलित पैदा होते हैं, वो आदिवासी पैदा होते हैं। लेकिन हम इस कैंपस की बात करें, जेएनयू जो एक रेजिस्टेंस का मॉडल बनकर डट कर खड़ा रहता है, उसको बरकरार रखने के लिए, इन संघी गुंडों से बचाने के लिए अगर हमें Speaker, your time is over. Speaker, your time is over. Now I invite Shri Shobha Hindu to answer his question. Your time starts now. How is Disha going to fight fascist RSS and ABVP? साथियों, आज हमारे देश भर में जो फांसीवादी ताकत का उभार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को एक जुझारू जान आंदोलन को इस कैंपस में और देश भर में हम मेहनतकश जनता के साथ मिलकर खड़ा करने का ज़रूरत है। और इसी तरह इस फांसीवाद को इस देश से, इस कैंपस से उखाड़ के फेंका जा सकता है। साथियों, जिस तरीके से भगत सिंह ने अपने उस टाइम पे जब उन्होंने एक्टिविज्म कर रहे थे और साथ ही में आम छात्रों के, आम जनता के अपने मुद्दों के लिए संगठित कर रहे थे, आज वैसे ही स्टूडेंट्स, यूथ और आम जनता के असली मुद्दों के ऊपर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और समान रोजगार के ऊपर आधारित होकर हम लोगों को जनता के जुझारू एक संघर्ष को कायम करने का ज़रूरत है। और कैंपस के बाहर भी वर्किंग एरियाज में जाने का ज़रूरत है। जैसे हम लोग जाते हैं, कुसुमपुर पहाड़ी में जाते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वर्क जैसे लाइब्रेरीज चलाना, हेल्थ सेंटर्स चलाना, कल्चरल इनिशिएटिव्स रखना, ऐसे काम के साथ ही जनता के साथ जुड़ के फांसीवादी ताकतों को हराया जा सकता है। जनता के अपने बुनियादी हक अधिकार के संघर्ष के गोलबंदित करते हुए इस फांसीवादी ताकत के खिलाफ लड़ा जा सकता है। आप सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी मालूम पड़ते हो, तो आपने पिछले सालों में कोई मूवमेंट खड़ा किया है जिससे स्टूडेंट्स में चेतना का विकास हुआ हो और कैंपस स्ट्रगल आगे बढ़ा हो? साथियों, दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस में जेएनयू में 2 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग बीबीएयू लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू में हमारे तमाम सारे साथी लगातार काम करते रहे हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2022 में और पटना यूनिवर्सिटी में 2023 में हम लोगों ने एंटी फीहाई स्ट्रगल में, मूवमेंट में भागीदारी किया। हम लोगों ने उसमें शामिल रहे, हमारे बड़े ताकत वहाँ पर शामिल रहा। साथ ही अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है और हमारे जनवादी डेमोक्रेटिक स्पेसेस के खिलाफ ये प्रशासन आम स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। आज हमारे साथी वहाँ पर खड़े होकर संघर्ष लड़ रहे हैं। मैं इस मन से उनके संघर्ष को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और दिशा छात्र संगठन इस तमाम संघर्ष को लड़ा है। हम लोग ही वो संगठन रहे हैं जो 8,500 किलोमीटर का पदयात्रा, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा को देश के अलग अलग गांव से अलग अलग शहरों में शिक्षा, समान, सबको रोजगार का हक और सबको निःशुल्क शिक्षा का बात, स्वास्थ्य का बात करते हुए छात्रों, युवाओं, नौजवानों, मेहनतकशों तक पहुँचे हैं। और साथ ही में हम लोग
कैंपस में स्टडी सर्कल्स, बुक एग्जीबिशन, नुक्कड़ नाटक, वसंत उत्सव, कई सारे तमाम इंस्टीट्यूशनल वर्क्स किए हैं। यहाँ पर थिएटर वर्कशॉप्स किए हैं, साथ ही में बाहर जाके बच्चों को पढ़ाए हैं। आप नारा लगाते हैं दिशा का रास्ता, भगत सिंह का रास्ता, इससे आपका मतलब क्या? साथियों, दिशा का रास्ता, भगत सिंह का रास्ता का नारे का मतलब ये होता है कि दिशा छात्र संगठन भगत सिंह के लेगेसी को मानता है और उनके लेगेसी को आगे अपहोल्ड भी करता है। साथियों, दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भगत सिंह के उन बनाए हुए लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन का बात को आगे मानता है। नौजवान भारत सभा में जब उन्होंने बताया था तब उन्होंने यही कहा था कि स्टूडेंट्स को अपने मुद्दों के ऊपर आधारित होना चाहिए, आम जनता को अपने डिमांड्स के ऊपर वो आधारित होते हैं। साथियों, जनता का बड़ा हिस्सा कभी भी विचारधारा के ऊपर नहीं बल्कि उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड्स के ऊपर वो लोग आधारित होते हैं और भगत सिंह का भी यही कहना था। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा बनाता है, लेकिन 1928 में वो HSRA बनाते हैं। HSRA एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बावजूद भी भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाया था, जो आम छात्रों का उनके मुद्दों के आधारित पे बना छात्र संगठन हो। तो आज भी कैंपस के अंदर हम लोग इसी चीज़ को मांग करते हैं कि कैंपस में सारे स्टूडेंट्स को अपने बुनियादी हक अधिकार के ऊपर खड़े होने का ज़रूरत है, विचारधारा के ऊपर नहीं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत Speaker, your time is over. JNU-SU इलेक्शन कमेटी घोषणा करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की, जो है www.jnusuec.org। आप इस वेबसाइट पे लाइव वोटिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिसेस देख सकते हैं। JNU-SU Election Committee is delighted to announce its official website www.jnusuec.org, where you can see live updates during the counting of the ballots and also official notices. Thank you. With this, I announce the conclusion of the presidential debate of the JNU-SU election 2025-26. The JNU-SU Election Committee 2025-26 acknowledges the cooperation extended by the candidate and audience in successfully conducting in this general body meeting. A special word of thanks for the election committee members who performed the task of crowd control. Thank you.